ओम शांति। तो आज एक ऐसे टॉपिक पर हम डिस्कस करना चाहेंगे जो जीवन में हमने बहुत बार देखी हुई बातें हैं। तो आज का विशेष टॉपिक रहेगा कि जीवन के पेपर का समय कितना टाइम का होना चाहिए। 1 सेकेंड या और लंबा। आज एक कहानी के साथ में इस सेशन की शुरुआत करेंगे जो हमारे जीवन में हमने बहुत बार बचपन में देखी होगी। ऐसी छोटी छोटी घटनाएं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बचपन में क्या करते हैं, गुड़ियों का खेल करते हैं। सभी ने देखा होगा ना, गुड्डा होता है, गुड्डी लाते हैं, बहुत प्यार से उनको लाते हैं, इकट्ठे होते हैं, फिर सजाते हैं उस गुड्डे गुड्डी को, उन गुड़ियों को सजाया जाता है। फिर क्या करते हैं, सजाने के बाद में कुछ न कुछ बनाते हैं खाने के लिए, सबको बांटने के लिए। तो बनाया जाता है कुछ, और साथ जो भी आजू बाजू में लोग होते हैं फिर उनको भी इनवाइट किया जाता है। इनवाइट करने के बाद में क्या करते हैं, फिर उनको भी वो प्रसाद बांटना शुरू कर देते हैं। ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि ये हम जीवन में रोज़ करते हैं। किस तरीके से इनको गुड्डे गुड्डी जैसा वो बचपन वाला खेल आज भी कई बार हम बड़े होने के बावजूद भी कई बार खेलते हैं। पर शायद हम उस समय भूल जाते कि हम बचपना अपना लेकर वो गुड़ियों का खेल खेल रहे हैं। तो वो गुड़िया लाना मतलब क्या है, वो झूठी कुछ ऐसी बातों को अपने जीवन में धारण करना या उन बातों का अनुमान बनाकर कुछ मूर्तियों की रचना करना। कुछ घटना हमारे जीवन में हो जाती है, या फिर कोई लोग हमें कुछ बोल देते हैं, या कोई हमारे सामने कोई ग्रुप बनाकर हंस रहा है, या ऐसी कुछ चीज़ें हमारे सामने जाने अनजाने आ जाती हैं। तो उसके बाद में या किसी का अवगुण है, किसी के अंदर में ऐसी बातें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती हैं और वो बार बार मेरे सामने होती जा रही है। तो ऐसे समय पर हम क्या करते हैं, उनके उस अवगुण को, वो कमज़ोरी को अपने अंदर में क्या करते हैं, वो गुड़ियों के जैसे उठाकर लेकर आते हैं और उसको क्या करते हैं, अलग अलग किससे सजाते हैं, अलग अलग अनुमान से, पास्ट के एक्सपीरियंसेस से, फ्यूचर की कुछ चिंताओं से। फिर उन गुड़ियों को क्या करते हैं, हम उस एक विचार को हम अलग अलग तरीके से सजाना शुरू करते हैं। और फिर क्या करते हैं, वो अलग अलग विचार, अगर खुद को अभी अनईजी हो रहा है, क्योंकि वो तो हमारी ओरिजिनलिटी है नहीं ना, तो वो विचार हमें क्या कर रहा है, अनईजी करता है। तो हम क्या करते हैं, फिर उसका सब का मिलाकर एक प्रसाद बनाते हैं। माना एक ऐसा कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, अपना एक फाइनल जजमेंट बना लेते हैं उस बात के लिए, और फिर अकेले नहीं खाते वो प्रसाद। क्या करते हैं, फ़ोन करके बांटते हैं किसी के साथ में, या फिर किसी को अपने साथ में बुलाते हैं और सामने बुलाकर भी क्या करते हैं, उनको वो प्रसाद बांटा जाता है। तो ये प्रसाद बांटना मना क्या, जो मैंने बात समझी है, जो मैंने डिसीजन लिया है, जो मैंने जजमेंट लगाया हुआ है, तो जो भी मैं जजमेंटल बनी हुई हूँ, तो उसको क्या कर रही हूँ, मैं अब सबके अंदर में फैला रही हूँ। इसको बोलेंगे हम प्रसाद बांटना। मतलब मैंने तो प्रसाद खा लिया, साथ साथ में वो प्रसाद में क्या कर देती हूँ, दूसरों को भी बांट रही हूँ। तो जब मैं उससे बांटने से पहले मैं क्यों बांटना चाहती थी, क्योंकि मुझे मेरा मन हल्का करना था उस समय। और क्यों हल्का करना था, क्योंकि वो प्रसाद जो मैंने बनाया था अपने अलग अलग अनुमान, अपने अलग अलग अनुभव से जो भी विचार उत्पन्न करके जो हमारे एक बात को मैंने सजाया था, तो वो प्रसाद मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, मुझे खराब कर रहा था वो अंदर से, और इस वजह से अब मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत महसूस होने लगी।
सेम बात हमारे जीवन में हम आज भी खेलते हैं। होता है इससे, कुछ भी बात आ जाती है तो पहले मन क्या करता है, पास्ट के अनुभवों में चला जाता है कि लास्ट टाइम जब वो सेम इंसिडेंस मेरे साथ हुआ था और उसका रिजल्ट ऐसे हुआ था, फिर मुझे इतना पेन हुआ था, वो दर्द, वो फीलिंग, जब मैं वो बात को याद करूं तो फिर से मेरे अंदर में जागृत होना शुरू हो जाती है। तो अब मेरा सवाल ये आता है कि मेरे जीवन में जो भी छोटी मोटी बातें आएगी, क्योंकि बाहर की कोई भी चीज़ को मैं नहीं रोक सकती, व्यक्ति का व्यवहार है, स्वभाव है, संस्कार है, या कुछ भी बातें मेरे सामने आ जाती है तो वो बातें मेरे लिए बाहर से आई हुई चीज़ है और वो मेरे कंट्रोल में तो हो नहीं सकती। फिर उन बातों को ठीक करने के लिए मेरा जो पावर चाहिए, मेरी जो पावर चाहिए, मुझे जो कैपेसिटी चाहिए, वो किस तरीके से आएगी। तो ये गुड़ियों का खेल खेलेंगे। और बाद में एक छोटी सी बात, जैसे वो खेल खेलने के बाद में हम क्या करते हैं, वो खेल ख़त्म होता है जब प्रसाद बांटते, तो उसके बाद एक और सीन होता है, वो मतलब फिर से वो सारे खेल को हम क्या करते हैं, बिगाड़ देते हैं, तोड़ देते हैं और नेक्स्ट डे नया खेल शुरू हो जाता है। तो ऐसे सेम बात, जो भी बातें आती है कुछ समय के बाद में हम क्या कर देते हैं, उस बात से हट तो जाते हैं, पर जब तक नहीं हटते तब तक वो पेन, वो दर्द, वो फीलिंग मेरे साथ में जुड़ जाती है। तो मेरा सवाल ये आता है हम सब आपसे कि ये जो पेपर का टाइमिंग है वो किसने बढ़ाया, और हमारे जीवन के पेपर का टाइमिंग होना कितना चाहिए, पेपर होता कितने टाइम का है। तो आज इस सेशन में इसी पॉइंट को हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे। तो पेपर जो होता है, पेपर माना क्या है, जो भी परिस्थितियाँ मेरे सामने आती हैं, पर हमारे पास में ये भी तो पता होना चाहिए कि पेपर क्या होते हैं। जैसे एक बच्चा जो होता है ना, जब वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, वो जाने के बाद में वहाँ से उसको कुछ सिलेबस मिलता है। सिलेबस में कई बार मॉडल क्वेश्चन पेपर्स भी होते हैं, पीछे के साइड पर कुछ अवेलेबल होते हैं, सिलेबस भी दिया जाता है और कुछ एक क्वेश्चन बैंक भी होता ही है, या हम कहाँ से खरीद कर भी लाते हैं कि एक रेफरेंस पर्पस। तो जब वो बच्चा एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है अपने आप को, तो पहले सिलेबस कंप्लीट करता है, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में फिर वो पेपर के लिए अपीयर होगा, पर उससे पहले जो रेफरेंस क्वेश्चन पेपर्स है उसके पास में, तो उसको भी क्या करेगा, वो ट्राई करेगा ना, सॉल्व करके देखेगा। एटलीस्ट उसके पास एक आइडिया होती है कि कौन से क्वेश्चन के लिए कितना वेटेज है, कितने मार्क्स का, कौन से सिलेबस में कितने मार्क्स का कौन सा टॉपिक है, कौन से टॉपिक को ज़्यादा वेटेज दिया हुआ है, कौन से टॉपिक को कम वेटेज दिया हुआ है। और जो समझदार होता है ना, वो क्या करता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करेगा, उसको पता है किस टॉपिक को कितना वेटेज देना है, उसी हिसाब से वो अपनी प्रिपरेशन करेगा और अपने पेपर को अपीयर करेगा, फेस करेगा, और उसके हाथ में रिजल्ट क्या आता है, बेस्ट रिजल्ट आएगा, जैसे वो चाहता है वैसे वो रिजल्ट आएगा। ऐसे जीवन के लिए हमने अपने सिलेबस, जीवन के सिलेबस को कभी थोड़ा सा देखा हुआ है कि क्या सिलेबस है जीवन का, और जीवन के सिलेबस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो हमारे साथ घटित होते हैं, कभी कभी दूसरों के साथ में घटित होते हैं। क्या मेरे पास में रेफरेंस क्वेश्चन बैंक है? अगर नहीं है तो आज बैठकर मुझे क्या करना है, उस क्वेश्चन बैंक को तैयार करना है। चाहे वो चीज़ें, वो पेपर, वो परिस्थितियाँ, वो दुख मेरे पास में आया हुआ हो, वो भी लिखना है उसमें लिस्ट में। और अब तक वो मेरे पास नहीं आया है, पर किसी और के पास में वो आया है और मैंने उस चीज़ को देखा हुआ है, तो वो लिस्ट मेरे पास में पड़ी रहे। तो इसी पॉइंट में हम आज थोड़ा सा कुछ पेपर्स के साथ में कैसे डील करना है या उस पेपर्स को कैसे सॉल्व करना है, तो ये हम थोड़ा सा आज देखेंगे कुछ पेपर्स को। तो सबसे पहला पेपर हमारे जीवन में आता है या किसी और के जीवन में आ सकता है। आज भले ही वो पेपर मेरे सामने नहीं भी है,
पर वो पेपर आगे चलकर अगर मेरे सामने आए तो एटलीस्ट मेरे पास में उसका आंसर हो, तो मैं उस पेपर को आराम से पास कर सकती हूँ। तो पहला पेपर आ सकता है मेरे सामने, वो होता है शरीर का पेपर। आज बहुत हट्टे कट्टे दिखने वाले लोग भी भले शरीर से बहुत हेल्दी हैं, धन है उनके पास में, फाइनेंशियली पूरा परफेक्ट है, रिश्तों में भी बहुत अच्छाई है उनके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये नहीं कह सकते कि आज शरीर अच्छे से साथ दे रहा है, कल मेरे सामने ये शरीर क्या लेकर आने वाला है। गारंटी देते हैं कि कल मेरा शरीर 100% परफेक्टली काम करेगा। कितने समय की गारंटी है? हम गारंटी नहीं दे सकते। यहाँ पर जब तक मैं सांसें ले रही हूँ, जो भी सेकंड में बिता रही हूँ, तो वो सेकंड ही मेरे पास है। सिर्फ अगले वाले सेकंड की मैं गारंटी नहीं दे सकती। मैं ये नहीं कह सकती ये वाला सेशन में कंप्लीट करूँगी या नहीं करूँगी, ये भी गारंटी मेरे पास में नहीं है। पर इतना अवेयर होकर क्या हम चलते हैं? तो सबसे पहले पेपर आ सकता है हमारे सामने, वो है शरीर का पेपर। शरीर को अलग अलग अगर बीमारियां आ जाती है तो हमें क्या करना है, तो उस पेपर को हमें कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए क्या प्रैक्टिस अभी से होनी ज़रूरी है जब हम हेल्दी फॉर्म में हैं। बीमारी के फॉर्म में अगर हम वो प्रैक्टिस करने जाएं तो ऐसी अवस्था होगी, पूरा साल तो पढ़ा नहीं है, पर एग्ज़ाम के पहले दिन सारा सिलेबस, सारे रेफरेंस बुक लेकर मैं सामने बैठी हुई हूँ और उसका प्रिपरेशन कर रही हूँ। क्या हालत होगी उस बच्चे के मन की? अंडर प्रेशर। और अंडर प्रेशर वो जो भी पढ़ेगा वो उसको समझ में भी नहीं आएगा, और कई बच्चे तो फिर उस ऐसे हालत में क्या करते हैं, गलत तरीके से पेपर की प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं। सेम अवस्था मेरे शरीर के पेपर के साथ में ना हो, इसके लिए मुझे आज से ही प्रिपरेशन करना है। तो अगर बीमारी आती है तो पहली बात मुझे उसको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। ओके है, अब क्या करना है, तो उसको ट्रीटमेंट देना है, तो उसका सल्यूशन मुझे निकालना है। और अगर मैं बीमार अभी नहीं हूँ तो ये नहीं सोचना है कि आगे चलकर बीमार नहीं होंगे। ओके, ये तो बहुत एक अच्छा विचार है कि अपने आप को ज़रूर एक अच्छा विचार देते हुए चलाना है कि शरीर मेरे लिए बहुत सहयोगी है। पर अगर फिर भी अगर कुछ बात से बीमारी आ जाती है तो उससे पहले मेरा प्रिपरेशन ये होना चाहिए कि मुझे अपने शरीर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। शरीर कैसे चलता है, शरीर का सिस्टम कैसे चलता है, कौन ड्राइव कर रहा है उसको, जिसको ये नॉलेज है तो शायद इस पेपर को भी हम बहुत अच्छे से पार कर सकते हैं। जैसे एक गाड़ी होती है और इस गाड़ी में एक ड्राइवर है, बिना ड्राइवर के गाड़ी तो चल नहीं सकती ना। तो क्या चाहिए उसके लिए? गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत है। पर अगर दो केसेस में हम देखेंगे, एक गाड़ी बहुत नई गाड़ी है और उसका ड्राइवर ठीक ठाक नहीं है, वेल ट्रेंड नहीं है, अच्छे से उसको चलाना नहीं आता, उसकी प्रैक्टिस नहीं है उस गाड़ी को चलाने की, तो क्या हो जाएगा? वो गाड़ी का क्या हाल होगा? तो वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। वो गाड़ी की प्रॉपर रीति से मेंटेन नहीं कर पाएगा उस गाड़ी को, तो क्या करेगा? वो जल्दी वो गाड़ी सर्विस सेंटर में भेजना पड़ेगा, खराब जल्दी होगी। और दूसरे केस में अगर देखा जाए तो बहुत पुरानी गाड़ी है, ओल्ड, एकदम पुरानी गाड़ी है, पर वो पुरानी वाली गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर अगर वेल ट्रेंड है, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग है उसको उस गाड़ी को ड्राइव करने की, तो क्या करेगा? कैसी भी गाड़ी है, कितनी भी बार उसको बंद होने दो, कैसी भी अवस्था में है, फिर भी वो अपने उस गाड़ी को और अपने आप को अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंचाएगा। अपने शरीर के साथ थोड़ा सा कंपेयर करके देखें तो साइंस में ये बताया जाता है शरीर क्या है, तो स्कूल कॉलेज लेवल में ये सिखाया गया है कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ तक हमने सिलेबस में या स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा है कि हमारे पूरे शरीर का ऑर्गेनाइजेशन जो है
उसका बेसिक यूनिट जो है वो क्या है, सेल है, पेशियाँ, कोशिकाएं हैं। वो सेल्स से बोलते हैं ना, सेल का ग्रुपिज्म मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, उसको बोलेंगे टिश्यू। शरीर को थोड़ा सा अंडरस्टैंड हम करेंगे। और टिश्यूज़ का ग्रुपिज्म क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ उसको बोलेंगे हम ऑर्गन। ऑर्गन में क्या क्या आता है, किडनी है, लिवर है, हार्ट है, और उन ऑर्गन्स का एक सिस्टम बनता है। और सिस्टम्स में अलग अलग सिस्टम्स हमारे बॉडी में देखने को मिलते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखेंगे तो नोज से शुरू हो जाएगा, वो लंग्स है उसमें, है ना। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग सिस्टम्स बने हुए हैं, और उस होल सिस्टम का एक पैक, उनका आपस का एक ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक होल बॉडी। तो बॉडी अगर देखा जाए तो क्या है, जिसको लोगों ने बोला पंच तत्व से बना हुआ एक शरीर है, एक मिट्टी का पुतला है। पर क्या हमने कभी इसको रियलाइज़ किया कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा पैक है कि जिसमें अलग अलग सिस्टम्स एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करते हुए चलते हैं। और थोड़ा सा सेल का आज एडवांस साइंस है, तो थोड़ा सा सेल को और थोड़ा सा एनालाइज करे या उसको और थोड़ा सा लो लेवल में लेकर आए, तो बोलते हैं ये सेल किससे बना हुआ है, तो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स से बना हुआ है। एटम्स अगर देखा जाता है तो एटम्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ में क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ में लिंक होते हैं, एक दूसरे के साथ में पेयरिंग शेयरिंग करते हैं, और क्या होता है, एनर्जी का एक्सचेंज होता है, कुछ बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है वहाँ पर, और बॉन्ड्स फॉर्म करके हमें एक स्पेसिफिक सेल देखने को मिल जाती है। तो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इससे और थोड़ा सा लो लेवल में हम आ जाए तो, और उसके नीचे आए तो क्या दिखेगा, तो सब बॉडी जो है वो हमारी क्या है, सारे एटम्स से बनी हुई है, और एटम्स का एक दूसरे के साथ का जो इंटरेक्शन है, तो हमें होल बॉडी नज़र आ रही है। पर इस मतलब एक एनर्जी जो है, एक ऊर्जा जो है, ऊर्जा एक दूसरे के सानिध्य में आ रही है, इससे ये पूरा शरीर दिखता है। और ऐसे ही हर चीज़ इस संसार की हम देखते हैं जिसको मैटर बोला जाता है, हर चीज़ ऐसे ही बनी हुई है ना, कि वहाँ एटम्स एक दूसरे के साथ में जुड़कर क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, उसको ही मैटर बोलेंगे। तो सेम बात हमारे शरीर के साथ में, तो क्या हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि मेरा शरीर भी इस यूनिवर्स का एक पार्ट है, और इस शरीर में भी एनर्जी का क्या हो रहा है, कुछ एक्सचेंज है, एनर्जी से वो बना हुआ है। पर आज आर्टिफिशियल हम ये मशीन तैयार भी करें तो क्या हम उसमें जीवन डाल सकते हैं? जैसे बहुत सारे क्लोन्स बनाए हुए हैं, तो क्या हम उस क्लोन्स में जान डाल पाए? क्या हमें, अच्छा ठीक है, थोड़ा बहुत उनमें मूवमेंट ला सकते हैं हम, पर 100% एक एक्यूरेट ह्यूमन बीइंग वो तो आज दिन तक हम नहीं बना पाए, कि जो फीलिंग्स उसमें डालना चाहते हैं, जो उसका जो सेटअप है पूरा, जो नेचुरली है, नेचुरल सेटअप है, तो वो नेचुरल सेटअप तो हम नहीं दे पाए ना। तो कहाँ ना कहाँ साइंस भी वहाँ पर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। पर क्या कौन चला रहा है फिर इस बॉडी को? ये शरीर एक गाड़ी के जैसे है, तो इसको चलाने वाला कोई ड्राइवर इस शरीर में है। तो अध्यात्म ये कहता है कि इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। जैसे हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन में आती है, ऐसे ये 5 तत्व का बना हुआ शरीर, इसको भी चलाने वाली भी एक एनर्जी ही है, और उसको ही अध्यात्म में क्या कहा गया है, आत्मा। कोई शरीर छोड़ता है तो हम ये शब्द कितनी बार उच्चारण करते हैं कि उसके आत्मा को शांति मिले। कोई शरीर को शांति देने नहीं गए हैं। शरीर का क्या होता है बाद में? वो शरीर 5 तत्व में विलीन हो जाता है। हम वो बची हुई राख भी अपने पास में नहीं रखते हैं, तो वो राख को भी क्या करते हैं हम? वो राख को भी पानी में बहा देते हैं कि वहाँ से आया हुआ शरीर है, और वहाँ से हम क्या करते हैं, उसको लौटा देते हैं।
और शांति देने किसको जाते हैं? आत्मा को शांति देने जाते हैं, राइट? तो यहाँ पर कभी मैंने जीवन में अपने आप को टाइम देकर ये महसूस कराया कि इस शरीर को चलाने वाली इस ऊर्जा के साथ में और एक ऊर्जा में आत्मा। तो आत्मा दूसरा तीसरा कुछ कंसेप्ट नहीं है, वो शरीर को चलाने वाली एक ऊर्जा है। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स होते हैं, आपका टीवी है, फ्रिज है, विदाउट करंट क्या करेगा? वो काम नहीं कर सकता है। ऐसे इस संपूर्ण शरीर को भी चलाने वाली वो एक ऊर्जा है, और उस ऊर्जा को ही अध्यात्म में आत्मा कहा गया है। ये प्रैक्टिस करके ज़रूर देखना है मुझे। अगर मुझे ऐसे लगता है कि मुझे मेरा शरीर, अगर उसको आगे चलकर कुछ भी बीमारी आ जाती है या है आज भी उसकी बीमारी, तो अगर मुझे ये प्रैक्टिस है कि शरीर को चलाने वाली, उससे डिटैच, उससे पावरफुल मैं एक ऊर्जा हूँ, तब मैं इस शरीर को भी अपने मंजिल पर ज़रूर पहुँचा सकती हूँ। जितना इस टूटे फूटे शरीर से हम सहयोग लेना चाहते हैं फिर भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कौन सी बीमारी है, कितने लेवल में होनी चाहिए, कितनी भी लेवल की बीमारी है, पर एटलीस्ट आप अपने शरीर को चला सकते हैं। और इसका बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस संस्था में हम लोगों ने खुद अपनी आँखों से देखे हुए हैं, जो मैंने कल के सेशन में भी डिस्कस किया था कि हमारे आदरणीय दादी जानकी जी, शरीर इतना साथ नहीं देता था, फिर भी 104 एज तक भी उन्होंने इस संस्था का ऑर्गेनाइजेशन संभाला हुआ था। तो ये कहाँ से वो शक्ति थी? शरीर में बहुत सारे इंजेक्शन्स, दवाइयाँ, बीमारियाँ सब होते हुए भी जो बल था, वो शक्ति थी, वो आंतरिक शक्ति थी। और जिसको ये महसूसता आती है कि मैं वो शक्ति हूँ जो इस 5 तत्व के शरीर से पावरफुल हूँ, तो मैं इस शरीर को अपने मंजिल पर ज़रूर पहुंचा सकती हूँ। तो ये कभी भी ऐसे टाइप का पेपर आता है मेरे सामने, तो उसमें दर्द इस वजह से होता है, मेरा वो पेपर का टाइमिंग मुझे ये सोच से 1 सेकेंड में पार करना है, ना कि उसके लिए मुझे जीवन भर रोते रहना है कि मुझे बीमारी क्यों हुई, कौन रिस्पॉन्सिबल था, मैंने ये नहीं किया होता तो, मैंने यहाँ ट्रीटमेंट नहीं दिया होता तो, इस डॉक्टर के पास गई होती तो। ये सोचने से बेटर फिर मुझे ज़्यादातर परेशानी तब होती है जब मुझे कोई पूछता नहीं है बीमारी में, या मुझे कोई देखता नहीं है बीमारी में। तब तक हम चला लेते हैं अपने आप को। पर अगर मेरे आजू बाजू में मेरे लोग हैं और उन लोगों ने मुझे पूछा नहीं है, जो और जितना केयर मैं एक्सपेक्ट करती थी उनसे, वो केयर मुझे नहीं मिल रही है, तो क्या हो जाता है? तो हम अंदर से कमज़ोर होना शुरू कर देते हैं, और बीमारी को चलाने की जो ताकत है हमारी, वो भी धीरे धीरे काम करना कम करती है। इसलिए पहली बात, मुझे किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना है, क्योंकि लोग ज़्यादातर मुझे हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं, दवाई दे सकते हैं, मेरी केयर ले सकते हैं, वो भी फिज़िकल केयर ले सकते हैं, पर मेरे दर्द को कम नहीं कर सकते। और अगर वो दर्द कम करना है तो जब भी ये बात आती है तो मुझे वो एक पेपर को 1 सेकेंड में पार करना है, उसका टाइम मुझे ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। तो मेरे पेपर का समय कितना है? सिर्फ 1 सेकेंड। मुझे एक्सेप्ट करना है और इतना सोचना है कि अगर मैं ये प्रैक्टिस करूँ तो इस शरीर को भी मैं क्या कर सकती हूँ? आराम से चला सकती हूँ। तो अपनी ट्रेनिंग खुद करनी है। सो मेडिटेशन यहाँ भी हेल्प करता है कि मेडिटेशन में हम अवेयर हो जाते हैं अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी ऊर्जा के, अपनी शक्ति के बारे में, और हम उसको जागृत अवस्था में रखने के वजह से शरीर जो है हमें सपोर्ट करना शुरू करेगा और उसको चलाना भी हम सीख जाते हैं। मतलब गाड़ी कितनी भी खराब हो शरीर की, अगर वेल ट्रेन हूँ मैं, पावरफुल हूँ मैं, नॉलेजफुल हूँ मैं इस गाड़ी की, तो क्या करूँगी? मैं अपने आप को मंजिल पर ज़रूर पहुँचा सकती हूँ। तो ये पहला पेपर हमारे सामने आ सकता है। दूसरा पेपर आ जाता है, बहुत बार ये देखने को मिलता है, कई बार हम अपने आप को बहुत अच्छे से चलाते हैं, पर कई लोग हमें कुछ टाइटल लगा देते हैं, टैग लगा देते हैं, और हम क्या करते हैं, कई बार उस बात से भी डिस्टर्ब होते हैं। मतलब वो हमारे कुछ गलत संस्कार या स्वभाव को पॉइंट आउट करते हैं।
ज़्यादातर डिस्टर्बेंस इस वजह से भी होता है कि मैं तो किसी को पॉइंट आउट नहीं करती हूँ, पर सामने वाले लोग मुझे क्यों इतना पॉइंट आउट कर रहे हैं। इससे भी कई लोग क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखने को यही मिलता है, अगर मेरा स्वभाव या संस्कार कभी मेरे सामने आ जाए या कोई मुझे उस संस्कार के बारे में बताए कि आप यहाँ पर गलत हो, तो मुझे करना क्या है ऐसे समय पर, क्योंकि ये भी एक पेपर है जो मुझे बहुत लंबे समय तक डिस्टर्ब कर सकता है। तो इस पेपर को अगर मुझे यहाँ पर भी वो टाइम को मुझे कम करना है या बढ़ाना है, तो ये मेरे हाथ में रहेगा। एक छोटा सा उदाहरण देना ज़रूर चाहेंगे यहाँ पर। जैसे मैंने कहा एक आर्टिकल पढ़ा हुआ था, तो उसमें लिखा हुआ था कि एक टीचर जो होते हैं तो वो स्टूडेंट्स को कुछ एक काम देते हैं। तो एक बच्चे को आगे बुलाया जाता है और उस बच्चे को बोलते हैं एक खाली ग्लास में जस्ट एक घूंट भर पानी था, थोड़ा सा पानी, और उसको बोला था आपको उस ग्लास को ऐसे हाथ पर रखना है। तो इतना ही बताया था, हार्डली आपको कितना टाइम रखना है उस ग्लास को अपने हाथ पर, हार्डली 2 मिनट के लिए रखना है। और वो टीचर अपने काम में बिजी हो गए। तो 2 मिनट के बाद में उसके लिए वो काम बड़ा इजी था, क्योंकि ग्लास कुछ भरा हुआ नहीं था, हेवी नहीं था, तो थोड़ा सा पानी से भरा हुआ ग्लास वो अपने हाथ पर रखना इतना बड़ा कोई काम नहीं था। पर क्या हुआ, 2 मिनट होने के बाद में उसने टीचर के सामने देखा, टीचर को देखा, तो टीचर ने सिर्फ इशारा किया कि और थोड़ा देर अपने हाथ पर उसको रखना। तो 5 मिनट रखा उसने, फिर टाइम बढ़ाते बढ़ाते आधा घंटा टीचर ने टाइम बढ़ा दिया, फिर आधे घंटे से वो 1 घंटे में गया, 1 घंटे से वो 2 घंटे में गया। उस बच्चे के हाथ में सेम पोजीशन पर वही ग्लास, और उसका समय क्या कर रहा था, बढ़ रहा था। तो क्या हो गया 3-4 घंटे के बाद में जब टीचर ने बोला कि अब अपने हाथ में से वो ग्लास जो है वो नीचे टेबल पर रख देना, अगर मैं सेम पोजीशन में उस ग्लास को ऐसे ही पकड़ रही हूँ, भले वो थोड़े से पानी से भरा हुआ है या फिर 1 घूंट पानी का था सिर्फ उसमें, जब रखने के बाद में उस बच्चे का हाथ यहाँ पर क्या करने लगा, पेन करने लगा। क्यों दर्द किया उसके हाथ ने, उसके हाथ को दर्द क्यों हुआ? अगर वही ग्लास वो 2 मिनट के बाद में इमीडिएट रख देता नीचे, तो क्या होता, उसको हाथ को जितना दर्द होना चाहिए वो शायद नहीं होता। पर वही ग्लास जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक उसने पकड़ के रखा और वो भी सेम पोजीशन में, तो क्या हो गया, हाथ दर्द करने लगा। सेम बात हम भी कोई का मिला हुआ डायरेक्शन, सजेशन या अपना जो भी नेचर हमें दिखाई पड़ता है कई बार, तो क्या हो जाता है, हम गिल्ट फील करते हैं, कई बार अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं, कॉन्फिडेंस डाउन करना शुरू कर देते हैं। पर हमें थोड़ा सा वहाँ पर अपने माइंड को ब्रॉड करना है और एक बात सिखाना है अपने आप को यहाँ पर, अगर इस पेपर को, ऐसे टाइप के पेपर को मुझे पार करना है, क्योंकि ये भी बातें बहुत लंबे समय तक दुख देने का कारण बन सकती हैं। तो इस पेपर को अगर मुझे पार करना है, पास करना है, तो मुझे अपने आप को ये ट्रेनिंग देना है कि हर एक का अपना अपना परसेप्शन है, अंडरस्टैंडिंग है, और वो अपनी कैपेसिटी से, अपनी क्षमता से हर चीज़ को देख रहे हैं। अच्छा, अगर वो बात मुझे कोई बता भी रहे हैं, तो उसमें से जो चीज़ काम की है वो मैं लूँ, जो काम की चीज़ नहीं है उसको मैं साइड में कर दूँ। गांधी जी के लिए उनके लिए वो कहानी बताते हैं ना कि बोट से, जब शिप से एक जर्नी कर रहे थे वो, तो उस समय भी कोई एक छोटा सा शायद एक आदमी आता है और एक चिट्ठी पर उनके लिए बहुत बुरा कुछ लिखता है, एक उसको सेफ्टी पिन लगा देता है और वो उनके हाथ में दे देता है, गांधी जी के हाथ में। तो गांधी जी क्या करते हैं, उस चिट्ठी को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में उसका सेफ्टी पिन निकाल लेते हैं और वो अपने पॉकेट में डाल देते हैं, और वो चिट्ठी क्या करते हैं, वापस उस लड़के को रिटर्न कर देते हैं। तो क्या समझ में आया इसमें से,
तो जो काम की चीज़ थी तो उन्होंने वही बताया, जो काम का था वो मैंने ले लिया, सेफ्टी पिन शायद मेरे आगे काम में आ सकती है, ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, या आप अपने पास में रख देना। ऐसे अगर कोई मुझे कुछ भी बोल देता है या मेरे बारे में कुछ भी कह देता है, सजेस्ट करता है, तो मेरा काम क्या है, अगर वो राइट सजेशन है तो उसमें से वो चीज़ उठा लेना है, और बाकी का जो भी वो करेक्शन करना चाहते हैं या अलग अलग तरीके से वो उस बात को रख रहे हैं जो मेरे काम की चीज़ नहीं है, या गलत एक्सप्रेशन से, गलत टोनिंग से वो बात को बता रहे हैं, तो वो मेरे काम की चीज़ नहीं है, तो उसको मुझे हटाना। पर ये कौन कर सकता है, ये कौन कर सकता है? इतना इजी है। प्रैक्टिकल थोड़ा सा चले, अगर आज से कुछ समय पहले अगर आपको किसी ने सजेस्ट किया होगा, कुछ गाइडेंस दिया होगा, तो क्या आपने उस बात को एक्सेप्ट इजीली किया? या उनकी गलतियां ढूंढना हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ये तभी होता है जब हमारा अटेंशन अपने ऊपर नहीं होता है। जैसे हमने देखा था वैल्यूज़ की वैल्यू रखना, जब हमें कोई गाइड कर रहा है तो हम वहाँ पर जब उनकी बात सुनते हैं तो सुनने के पहले वाला जो वातावरण होता है, कहाँ ना कहाँ हम अपने आप पर अटेंशन देना छोड़ देते हैं या अपने आप को केयरलेसली चला लेते हैं, और इस वजह से क्या होता है, वो ऑर्डिनरी फॉर्म में, मेरा साधारण अवस्था में आते हैं। वो अपनी सीट को छोड़कर मैं अगर चल रही हूँ तो उनका सजेशन मुझे एक्सेप्ट नहीं होगा, वो डाइजेस्ट करना मुझे बहुत डिफ़िकल्ट जाएगा, क्योंकि मेरी अभी तक धरनी तैयार नहीं है। बोलते हैं ना, बीज भी वहाँ डालो जहाँ पर धरनी तैयार है। अगर धरनी तैयार नहीं है तो उसमें डाला हुआ बीज क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए पहले वो धरनी तैयार होना माना पूरा दिन मुझे अपने आप पर इतना अटेंशन रखना है, ज़रा सा भी मुझे अपने आप में लग रहा है कि मैं अनईजी हो रही हूँ, अनकंफर्टेबल हो रही हूँ, या मेरा थोड़ा सा टोनिंग चेंज हो रहा है, मेरे अंदर में एक नेगेटिव थॉट काम कर रहा है, किसी बात से मैं अफेक्ट हो चुकी हूँ, तो ये टाइम है मुझे अपने आप को चेक करके इमीडिएट ठीक करने का। अगर मैंने ठीक नहीं किया तो वो छोटा किसी से मिला हुआ गाइडेंस या सजेशन मुझे रॉन्ग डायरेक्शन में लेकर जाएगा और मेरे रिश्तों में टकराव आना शुरू हो सकता है। इसलिए ये सेकंड पेपर कि अगर मुझे मेरा संस्कार कोई दिखाता है तो वो एक्सेप्ट करने के लिए जो ज़रूरी है वो लो, बाकी जो ज़रूरी नहीं है वो चीज़ छोड़ दो। पर उसके लिए पूरा दिन अपने आप पर अटेंशन और अपनी चेकिंग होना ज़रूरी है। तो हम थोड़ा सा चेकिंग करें अपनी, फिर से याद करें सुबह से लेकर अब तक और कल का पूरा दिन। क्या मुझे अटेंशन अपने आप पर रहा? या दूसरों को देखने में ही बिजी थे? मन पूरा दिन ठीक रीति से काम कर रहा था, सबके लिए अच्छा सोच रहा था, सबके लिए पॉजिटिव एनर्जी थी। जस्ट चेक। बोल, टोनिंग में भी ऊपर नीचे तो नहीं हुआ था? बोलते हुए जो इंटेंशन था, चेक करें। क्या वो बोल पहले मुझे एनर्जी दे रहे थे? अगर हाँ, तभी वो एनर्जी सामने वाले को मिल सकती है। और अपना कर्म
क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ, खुश हूँ अपने कर्म से, जो भी कल मैंने पूरा दिन किया, चाहे वो घर में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो स्कूल वर्क हो, उस कर्म को करते हुए सेटिस्फैक्शन फील कर रही थी या नहीं। ओम शांति। क्या देखने को मिलता है हमें? ये इसको कहते हैं अपने पर अटेंशन देना। बार बार अगर ये प्रैक्टिस, ज़रूरी नहीं एक एक सेकेंड, एक एक मिनट आपको ये करने की आवश्यकता है, हर सेकेंड में करने की ज़रूरत नहीं, पर अगर ऐसे लगता है कि स्टार्ट हो रहा है नेगेटिव वर्ड्स में, थोड़ा सा टोनिंग चेंज हो रहा है, या किसी पर मैं थोड़ा सा गुस्सा करके आई हुई हूँ, तो मुझे इमीडिएट अपने आप को शिफ्ट करना ज़रूरी है। तो ये आया सेकेंड पेपर कि अगर ऐसा पेपर मेरे सामने आ जाता है तो मुझे पहले से ही अपने आप को अटेंशन से चलाना ज़रूरी है। तीसरा पेपर आ सकता है हमारे सामने, वो होता है दूसरों से आई हुई बातें, दूसरों का स्वभाव, संस्कार। कई बार लोग हमारे बारे में बताते हैं तो भी वो डाइजेस्ट नहीं होता है, पर कई ऐसी चीज़ें होती है जो मुझे पसंद नहीं आती है, मैं जैसा चाहती हूँ वैसे वहाँ पर देखने को नहीं मिलता। ये ज़्यादा देखने को मिलता है ऑफिस वर्क में, कोई बहुत एक्यूरेटली वर्क कर रहा है और उसको दूसरों की चीज़ें फिर वो एक्यूरेटली नहीं दिखती है, तो वो डिस्टर्बेंस उसके अंदर बढ़ना शुरू होता है। और दूसरा ये सीन देखने को मिलता है ज़्यादातर घरों में, जब बच्चे को जो बोला गया है हर चीज़ जिस जगह होनी चाहिए उसी जगह रखनी है, तो वो चीज़ जगह पर नहीं मिलती है या दिखती है, तो भी क्या हो जाता है, हमारा पेपर का टाइमिंग शुरू हो जाता है। सो पेपर का टाइमिंग शुरू होना माना हमारा डिस्टर्बेंस लेवल और दुख का फेस शुरू हो जाता है। अब उस फेस को कैसे एक सेकेंड में हम पार कर सकते हैं, वहाँ भी उसको बढ़ाना या छोटा करना है, ये भी मेरे हाथ में है। अगर किसी का ऐसा पेपर, किसी का संस्कार या स्वभाव का, नेचर का ऐसा पेपर मेरे सामने आता है इसका, और उस बात को देखकर अगर मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, तो इसका मतलब मुझे मेरे जीवन में अपना लक्ष्य क्लियर नहीं है। बातें होगी, दिखेगी, पर अगर गलत बात को देखने के बाद में मैं डिस्टर्ब होना, मतलब अपने जीवन का मुझे लक्ष्य, एम क्लियर नहीं है। और दूसरा होता है वो बात को देखने के बाद में मैं उनको गाइड प्रॉपर वैसे करूं, विथ फुल ऑफ एनर्जी, अंदर की स्टेबिलिटी के साथ में, वो बात को डाइजेस्ट और एक्सेप्ट करते हुए कि हाँ उनका वो स्वभाव है, पर अब मेरा डायरेक्शन या मेरा गाइडेंस उनको हेल्प कर सकता है, पर वो तब होगा जब मैं अंदर से पहले उस बात को देखने के बाद स्टेबल हो, स्थिर हो। और इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक बताना चाहेंगे जो हम इस संस्था में बहुत बार यूज़ करते हैं, पर हर कोई जो भी इस संस्था का अभ्यास कर रहा है, इस संस्था में जो भी पढ़ रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं मेडिटेशन की, तो बहुत बार ये लोगों में भी देखने को मिल जाता है हमें कि इसको बोलते हैं क्षमा भाव से शिक्षा दो। क्या होता है ये क्षमा भाव से शिक्षा देना? इसका अर्थ होता है बहुत सारी ऐसी बातें हैं जब हम देखते हैं, देखने के बाद में अपने अंदर में वो उसको स्टोर करते हैं, और जैसी बात है वैसे स्टोर करते हैं। अगर किसी का गुस्से का नेचर है, मुझे पता है उनका नेचर थोड़ा सा गुस्से वाला है, तो गुस्से वाला नेचर भले ही उन्होंने मुझ पर कभी गुस्सा नहीं किया हो, किसी और पर किया हो, पर मेरी आँखों ने क्या किया है, वो कैच किया हुआ है कि हाँ ये गुस्सा करते हैं। मैं ट्रांसफॉर्म करके वो बात को मैंने कैसे अपने अंदर में स्टोर किया है, जैसे कि वैसे गुस्से वाला नेचर वाला ये व्यक्ति, पर मैंने उस बात को बदल कर पॉजिटिव मोड में लाकर अपने अंदर स्टोर नहीं किया,
जिस वजह से उस व्यक्ति के लिए मेरे मन में क्या हो जाता है, एक घर बन जाता है कि वो व्यक्ति ऐसे ही है। जब ये बातें देखने को मिलती है तो हम जब भी उनके सामने आएंगे या व्यवहार में आएंगे, कहाँ ना कहाँ हमारे अंतर मन की जो ऊर्जा होती है, सबकॉन्शियस एनर्जी जो होती है, वो भी उनसे इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं। तो दो तरीके से कॉन्वर्सेशन होता है, एक बोल का कॉन्वर्सेशन होता है और एक अंदर की ऊर्जा का दूसरी ऊर्जा के साथ में कॉन्वर्सेशन होता है, और वो ज़्यादा असर करके जाता है। जैसे एक माँ होती है, बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ाती है, और पढ़ाने के बाद में एग्ज़ाम है उसकी, जब स्कूल बस तक छोड़ने के लिए आ जाती है, तो स्कूल बस तक छोड़ने आती है, उसको टाटा बाय बाय सब करेंगे, उसको बहुत इनकरेज करेंगे पेपर के लिए, बहुत अच्छे से पेपर लिखोगे आप, कर सकते हो आप, लिख सकते हो, याद रहेगा आपको, बहुत अच्छे से इनकरेज करेंगे, उनको बाय करेंगे। और फिर जब सभी मम्मियों का ग्रुप खड़ा हो जाता है तो डिस्कशन क्या हो जाता है उस ग्रुप में, याद करें ज़रा अपना भी सीन, क्या हो जाता है डिस्कशन। मम्मी का ज़्यादातर ये रहता है, पता नहीं इस बार क्या करेगा, पता है आपको लास्ट टाइम उसने क्या किया था, उसको सब आता है और उसको ना लिखना अच्छा नहीं लगता, तो आधा पेपर छोड़कर ही आया था। मतलब अभी एक साइड में क्या किया हमने, उसको बोल से एनकरेज किया, उसको अच्छे से गाइडेंस देने की कोशिश की, पर अंदर में क्या था उसके लिए, अपना ही बच्चा था वो, पर अपने ही बच्चे के लिए एक माँ की भावना अंदर से क्या हो चुकी थी, वो डिफेक्ट वाली। और इसका कारण क्या था, हमारी परफेक्ट फॉर्म में डिफेक्ट आना शुरू हो चुका था, और वो डिफेक्टेड एनर्जी धीरे धीरे वहाँ पर काम कर रही थी। तो जो आपने चाहा वो रिजल्ट आगे चलकर आपको देखने को मिलता है। फिर हम क्या कहते हैं, देखो मैंने बोला था ना, ऐसे करता है वो तो रिजल्ट नहीं है ना। पर तो इसलिए जब भी किसी की गलती दिखती है, हमारे परफेक्ट, क्योंकि हम सभी अंदर से 100% परफेक्ट है, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि किसी को भी बुराई के साथ में चलना इजी नहीं लगता है, पर अगर हम चलते हैं इसके साथ में तो अनइजी फॉर्म में ही चलते हैं, अनकंफर्टेबल होकर ही चलते हैं। भले कितनी भी मुस्कुराहट वाले चेहरे पर मास्क लगा दे, पर अगर हम गलत हैं तो कहाँ ना कहाँ वो भाव आपको अंदर से सुख नहीं देता है। इतनी शुद्धता है हम सभी में, तो हमारा परफेक्ट फॉर्म रहता है हमेशा। हमारी सोच, हमारे बोल, हमारे कर्म सभी बहुत अच्छा करना, सोचना चाहते हैं, और तभी तो हम किसी को गाइडेंस भी वैसे ही देते हैं। किसी को ये नहीं गाइड करते ना कि बुरा करो, बुरा सोचो, नेगेटिव बोलो, ऐसे तो कभी कोई ने गाइड नहीं किया। क्यों? दूसरों को देते हैं, पर वो शायद हम अपने लिए अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो मेन बात होती है हम परफेक्ट है, एक परफेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, पर उसमें अगर किसी का डिफेक्ट ऐड हो जाता है, तो परफेक्ट फॉर्म में डिफेक्ट ऐड हो जाए तो किसके अंदर डिफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, मेरे अंदर में। तो किसी का भी नेगेटिव संस्कार या स्वभाव अगर देखने को मिल जाता है, तो मेरा पहला रोल है कि मुझे अपने आप को डिफेक्टेड होने से बचाना है। और वो कैसे बचा सकते हैं, तो वो नेगेटिव बात को पॉजिटिव में क्या करना है, पहले मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, बदलना है, एंड देन स्टोर करना है। जैसे बच्चे के बारे में बताया था, अगर उसने लिखा भी नहीं होगा तो मेरे हाथ में जब वो टीचर वो पेपर दिखाते हैं कि उसने आधा पेपर छोड़ा था, ओके ठीक है, एक्सेप्ट, उसने इस बार ऐसे किया था, तो मेरा रोल क्या था उसके बाद में, मेरा रोल ये था कि ठीक है नेक्स्ट टाइम वो ज़रूर ध्यान देगा और करेगा, वो मैं उसको सिखाऊंगी, और मुझे मेरे सिखाने पर क्या है, पूरा विश्वास है। तो यहाँ पर ये बात फिक्स हो जाती है कि जो मैं सोच रही हूँ वो कहाँ ना कहाँ मेरी एनर्जी को क्या कर रही है, उसको बढ़ाना है या उसको घटाना है, ये मेरे हाथ में आ जाता है। तो ये मेरा तीसरा पेपर आता है। उस पेपर में क्या है, जब दूसरों का स्वभाव संस्कार मुझे डिफेक्टेड न बनाए, अगर मुझे डिफेक्टेड बनाएगा तो मेरा पेपर का टाइमिंग शुरू हो जाएगा। जितना टाइम डिफेक्ट मैं अपने अंदर में रखूँगी उतना टाइम का वो पेपर मेरा काम करेगा, और उतना टाइम मुझे वो पेन में ज़रूर रखेगा। तो ये तीसरा पेपर हम सभी को फेस करना पड़ता है। और चौथा पेपर ज़्यादातर ये देखने को मिलता है, ये बातों को फिर भी हम चला लेते हैं, पर कुछ ऐसी घटनाएं कुछ लोगों को हमने भी जीवन में देखा हुआ है कि बहुत समय तक
अचानक आई हुई बहुत सारी बातों को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। जैसे घटना होती है मृत्यु की, जब कोई मृत्यु का प्रसंग होता है, चाहे कोई और परिवार में, चाहे बाहर में, चाहे संसार में, प्राकृतिक आपदाओं के बीच में या अपने साथ में, कभी ऐसी कुछ घटनाएं देखने को मिलती है तो क्या हो जाता है, बहुत समय तक वो उस बात से निकल नहीं पाते हैं। पर ऐसे, क्योंकि ये भी पेपर तो सबको पार करना ही है ना, ऐसे नहीं है ना कि ये पेपर किसी को आएगा ही नहीं। ये भी एक कॉमन पेपर है सबके सामने, कभी भी किसी भी फॉर्म में ये पेपर आ सकता है। पर मुझे उसका आंसर पता होना ज़रूरी है। अगर वो बात मेरे सामने कभी ऐसे आती है तो वो बात को कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए जैसे मैंने पहले ही बताया कि हम बोलते हैं शरीर को शांति नहीं मिले, आत्मा को शांति। और क्या देने जाते हैं वहाँ पर, हम शांति का दान करने जाते हैं। कभी भी अगर आपको कोई एम्बुलेंस दिखे, आपको भी हॉस्पिटल में ऐसे लोगों को देखते हो, या कोई रो रहा है उस वजह से, या ऐसे कोई घटनाओं के साथ में आप जुड़ जाते हो या देखने को ऐसी घटनाएं मिल जाती है, तो ऐसे समय पर मेरा काम है उस गई हुई आत्मा के लिए शांति का दान करना। पर वो शांति का दान तभी जा सकता है जब मैं अंदर से शांत हूँ, नहीं तो वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हो जाती है हमारा वहाँ होना। जिस विधि के लिए, जिस कार्य के लिए हम सभी वहाँ जाना चाहते हैं, तो वो विधि और वो कार्य हम नहीं कर पाते, बस अपने प्रेजेंट ही लगाकर कई बार हम आ जाते हैं। तो कभी भी ऐसी घटनाएं दिखती है तो मुझे ये पता और ये करके देखना है, मुझे अपने आप को स्टेबल करना। किसी और के साथ में तो इजीली कर पाते हैं, अपने आजू बाजू के लोगों के, अपने प्रियजनों के साथ में कब ये घटना अगर नज़र आती है, देखने को मिलती है, तो वो थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल जाता है। इसका कारण क्या है, हम अपनी यात्रा को भूल जाते हैं। इसके लिए हर रोज़ अपने आप को यह रिमाइंड कराना है कि मैं जर्नी पर हूँ, मैं यात्रा कर रही हूँ। उन बातों को वही व्यक्ति ठीक से फेस कर सकता है जिसने हर एक को हर सेकेंड, हर समय अपनापन दिया है, प्यार दिया है, उसके लिए खड़ा हुआ है, उसको हेल्प की हुई है। तब उस बात को भी वो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ, जब तक वो मेरे साथ थे तब तक मैंने अपनी तरफ से 100% परफॉर्मेंस दिया था। मैंने उनको जो चाहिए था, जैसा चाहिए था, या जिस लेवल से उनको मेरे से हेल्प चाहिए थी, वो जब मैंने किया, तो मुझे कभी भी बाद में रोना नहीं आएगा या तकलीफ़ नहीं होगी। वो पेपर का टाइम क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तकलीफ़ वहाँ ज़्यादा होती है, वो पेपर का टाइमिंग तभी बढ़ता है जब ये मैं फील होता है कि उन्होंने मेरे से ये बोला था और मैं कर नहीं पाई। वो मेरे से ये चाहते थे पर मैंने जीवन में कभी उनको ये नहीं दे पाए। वो मेरे से ये अपेक्षा करते थे या उनकी ये चाहना थी, या हमारा दोनों का आपस में कभी जमा ही नहीं, हमारा पूरा टाइम ऐसे ही झगड़े में गया। जब बातें देखने को मिलती है तब वो पेपर का टाइमिंग हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए इस पेपर को अगर हमें कभी पास करने का समय कभी आ जाता है, तो इसके लिए मुझे अभी से प्रिपरेशन करना है कि परिवार एक स्टॉप है। जैसे गाड़ियाँ अपनी अपनी जगह पर आकर स्टॉप पर रुक जाती हैं, और इस जर्नी में हर कोई क्या करता है, चल रहा है, अपनी अपनी जर्नी चल रहा है। और जर्नी में पारिवारिक रूप में हम सभी एक एक स्टॉप पर आकर मिल जाते हैं और इस यात्रा को जी रहे हैं साथ में चलकर। पर हर एक का उतरने का स्टॉप, चढ़ने का स्टॉप अलग अलग हो सकता है, और ये जीवन का उतना ही कड़वा सत्य है, उसको हम ठुकरा नहीं सकते हैं। जितना जीवन सत्य है उतना ही वो भी एक समय हर एक के सामने आ सकता है, और उस पेपर को पार करना है तो जो भी मुझे मिलता है, ज़रूरी नहीं घर के ही लोग हो, घर वालों को तो संभालना ही है। वो एक एक सेकंड मुझे उनके साथ में इतना अच्छा बिताना है, पर वो तभी होगा जब मैं चार्ज्ड हूँ, मेरा अपने पर अटेंशन है,
मैं अपनी फुल एनर्जी के साथ में, अच्छाई की एनर्जी के साथ में चल रही हूँ, तो मैं आराम से किसी को भी एक्सेप्ट कर सकती हूँ जैसे है वैसे, और उनको राइट डायरेक्शन अपने जीवन के लिए दे सकती हूँ। और उसका जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसकी तुलना हम किसी भी चीज़ के साथ में नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातें, और भी सारे पेपर्स तो हैं, पर अगर छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान दें तो शायद ये जीवन की यात्रा बहुत सुखद सबके लिए हो सकती है। और जो वेस्टेज है लाइफ में, जो वेस्ट होता है, टाइम झगड़ों में जाता है, दुख में बिताते हैं हम, रोने में बिताते हैं, या रूठने में बिताते हैं, नाराज़गी में बिताते हैं, तो उसमें जो हमारी एनर्जी जाती है, जो हमारी प्यार, खुशी, शांति, वो जो वेस्ट हो जाती है, उस समय मेरा जीवन का किसी और के तो नहीं जाता, कई बार हम अपना भी गवाते हैं तो किसी और का भी गवाते हैं। वो सारी बातों की क्या हो जाएगी, इकोनॉमी हो जाएगी, और वो लाइफ में हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकेंगे और दूसरों को भी देने के लिए कोऑपरेट कर सकेंगे। तो ऐसा हमारे पेपर का टाइमिंग कितना है और कितना रखना है, ये मेरी चॉइस रहेगी, ये मेरे हाथ में है कि उसको 1 सेकंड में पार करना है। तो सिलेबस समझकर, अटेंशन से अपने आप को चलाकर, अपनी बैटरी को चार्ज करते हुए, जीवन की सत्यता को समझते हुए अपने आप को चलाना है। तो ऐसे पेपर्स भी हम आराम से पास कर अपने जीवन में एक अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो ऐसा ये सेशन यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, और कल हम एक और अलग टॉपिक के साथ में आएंगे कि कैसे हम अपनी बैटरी को चार्ज रख सकते हैं, किन बातों पर हमें अटेंशन देना है। तो अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए, जैसे बीच में स्वाइन फ्लू आया था, तो आने के बाद में उसके बाद उसका वैक्सीन निकला, तो वैक्सीनेट कर लिया हर एक ने और अपने आप को सेफ कर लिया। ऐसे जीवन के लिए भी, जीवन की ऐसी परिस्थितियों के लिए भी होशियार व्यक्ति जो होता है, समझदार जो होता है, वो क्या करेगा, अपने आप को वैक्सीनेट करेगा, अपने आप को पहले से ही इतना तैयार करके रखेगा जो कोई भी बात उसके ऊपर असर नहीं करेगी। तो हम कल वो सेशन कवर करेंगे। 2 मिनट के लिए थोड़ा सा आज के दिन का समरी अपने आप में फिक्स करते चलेंगे। तो आंखें बंद कर ले 2 मिनट के लिए। और अपने जीवन की यात्रा सुखद करने के लिए, अपने साथ सभी को सुख देने के लिए अपने आप को ही कुछ बातों के साथ रिमाइंड करते चले। अपने परिवार को या अपने साथियों को अपने सामने लाए, जिनके साथ आपकी जीवन की यात्रा चल रही है। जब उन लोगों से मैं पहली बार मिली तो हमारा रिश्ता बहुत अच्छा, इंटरैक्शन, बोल, उनके लिए विचार बहुत अच्छे थे। और उनके साथ समय बिताते बिताते कई मेरे विचारों में गिरावट तो नहीं आई। उनके स्वभाव, संस्कार को देखकर मैं अंदर से डिफेक्टेड तो नहीं हुई, मन में तो नहीं पकड़ा है ना उनके कमियों को।
देखें सभी को ध्यान से जो मेरे यात्रा के साथी हैं, चाहे वो घर, चाहे वो ऑफिस हो, फ्रेंड्स हो। और पूछे अपने आप से, इनके साथ मेरा इंटरेक्शन, मेरा कनेक्शन कितना टाइम रहेगा? कितना समय का हमारा साथ रहेगा? तो आज सभी को सामने रखते हुए अपना माइंड सेट करते हैं कि जो भी पेपर्स मेरे सामने आएंगे, चाहे वो व्यक्तियों से है, चाहे वो शरीर से है, उसको मुझे स्वीकार करना है और उसमें से सॉल्यूशन निकालना है। जितना लंबा समय का पेपर रखेंगे, उतना दुख का टाइम बढ़ेगा। जितना जल्दी पेपर को स्टॉप करेंगे, उतना मेरी बैटरी चार्ज रहेगी।